हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 10th का मैथ्स एग्जाम हो चुका है। तो अब हम लेके आए हैं आपके लिए आंसर की ऑफ क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर सेट 2। हाँ, हम सेट 1 भी डिस्कस करेंगे, सेट 3 भी डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड का, और हाँ, बेसिक पेपर के भी आंसर की हम रिलीज करके डिस्कस करेंगे, उसे जल्दी हम उससे भी अपलोड करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर मैथ नर्ड में, जहां पे आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, वैसे तो काफी लोगों ने आंसर की अपलोड की है, लेकिन इस आंसर की में आपको एग्जैक्ट आंसर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि किस क्वेश्चन के कितनी स्टेप मार्किंग होगी। मींस आप अपने रिजल्ट को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चंस। वैसे आपको इस वीडियो के एंड में यह भी पता चलेगा कि हमारा पेपर टफ था या इजी। और हाँ, हमने 2 चैप्टर्स के रिवीजन लिए थे हमारे चैनल पर, उसमें से आउट ऑफ 9 अप्रोक्सीमेट 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तीनों सेट में। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अप्रोक्सीमेट मैंने दोनों चैप्टर में 20 से 22 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें से 7 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। तो यही बात है, इस चैनल पर आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जो आप यहाँ सर्च कर रहे हैं ऑन यूट्यूब। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन ए की बात कर रहे हैं हम, जिसमें दे रखा है विच टर्म ऑफ द एपी, दिस इज द एपी। देखो हमारे पास ए दे रखा है यहाँ पे माइनस का 29, ठीक है। डी कितना हो जाएगा, एपी मेरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डी मेरा हो गया 3। और मुझसे पूछ रहा है कौन सी टर्म 16 होगी, तो ए एन की वैल्यू 16 है, ठीक है। तो कौन से नंबर की टर्म है, यहां पे हमारा आंसर बन रहा है 16 टर्म। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं घर पे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से इक्वल टू 16। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रखा है कि PT इज द टेंजेंट ऑफ द सर्किल विद सेंटर O, PQ सबटेंड द एंगल 65 डिग्री एट द सेंटर। आपको पता होगा, हमने 9th क्लास में भी सर्किल के अंदर थ्योरम्स पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है। वहां पे हमने ये देखा है कि ये दोनों मेरी क्या है मेरी ये दोनों रेडियस, राइट। अगर मेरा ये 65 डिग्री एंगल है, तो ये दोनों एंगल मेरे क्या हो जाएंगे, XX। लेकिन मुझे पता है यहां पे बनने वाली जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट पे यहां ये कंप्लीट एंगल, ये वाला, विच वन, दिस वन कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री। द एंगल फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो सेंटर से जो रे आती है हमारी, कहां पर, टेंजेंट पे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एंगल बन रहा होता है 90 डिग्री। तो उसी थ्योरम से हम ये देख लेंगे। वैसे आपको इसका डायरेक्ट मेथड भी पता होगा, यहां अगर 65 डिग्री बन रहा है तो उसका हाफ यहां बनता है, दैट इज 32.5 डिग्री। हाँ, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, वरना आपको इसका आंसर जल्दी मिल जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, उसके अंदर देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां अगर 90 डिग्री एंगल है, एंगल एट द एक्सटीरियर पॉइंट P, तो एंगल एट द सेंटर भी क्या होगा, 90। तो अगर मैं देखूं तो ये स्क्वायर बन गया, राइट। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को सेलेक्ट करता हूं, और इसमें मुझे टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 5। अगर ये 5, ये 5 यहां दे रखा है, ये 5, ये भी 5, अगर ये दोनों 5 5 है, तो ये यहां पे अगर 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारी होती है 5√2। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से कैलकुलेट कर लीजिए। कहीं डाउट होता है तो पूछना जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि कौन से क्राइटेरिया से दोनों जो मेरे ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है, मतलब कौन से वाले ट्राइंगल सिमिलर है, इसमें कौन सा पेयर ऐसा है जो सिमिलर बन रहा है। तो देखिए यहां पे हमें अगर कोई बोलता है ऑप्शन के थ्रू चेक करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है। एक तो हम देख रहे हैं कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा थ्योरम कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में जो एंगल बन रहे हैं, कौन से सेगमेंट है हमारे पास, AC सेगमेंट सेम है हमारा। तो D पॉइंट पे बनने वाला एंगल और B पॉइंट पे बनने वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। एक तो चीज ये हो गई, तो एक तो एंगल इसके इक्वल हो गया, राइट। और एक ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो बाय विच क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। तो देखिए
हम देखते हैं सेकंड वर्टेक्स पे एंगल डी, ये रहा, और इसका सेकंड वर्टेक्स पे एंगल सी। आपने अगर कॉन्ग्रुएंसी मुझसे नहीं पढ़ी है तो आपको यहां थोड़ा सा डाउट हो सकता है, सिमिलरिटी नहीं पढ़ी है तो इसलिए आपको यहां सीक्वेंसिंग मैटर करती है। आपको सीक्वेंसिंग चेक करनी है कि सेकंड वर्टेक्स डी पे आ रहा है तो यहां सेकंड वर्टेक्स डी बी पे आ रहा है। तो देखो यहां तो ये गड़बड़ हो गया क्योंकि यहां डी है एंगल, यहां पी है, विच इज नॉट करेक्ट। यहां अगर हम देखें तो यहां डी है, यहां बी है, लेकिन यहां पे पी पॉइंट पे एंगल इक्वल आ रहा है, तो इसकी थर्ड वर्टेक्स पे पी आ रहा है, यहां ए आ रहा है, तो गलत हो गया ना ये भी। यहां डी है, यहां बी नहीं है, तो ये भी गलत। यहां देखिए ये डी एंगल बी के इक्वल, पी एंगल पी के इक्वल, तो यहां सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज इंक्रीज बाय 2, द मीडियन ऑफ द डेटा इंक्रीज बाय 2। अगर मैं हर एक डेटा को इंक्रीज करता जा रहा हूं तो एक बात बताइए, लोएस्ट डेटा अपनी पोजीशन पे रहेगा, उससे नेक्स्ट अपनी पोजीशन पे रहेगा, लास्ट वाला डेटा अपनी पोजीशन पे रहेगा, तो मिडिल मोस्ट डेटा जो मीडियन है वो भी अपनी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन अब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसकी पोजीशन नंबर तो वही रहेगा ना। तो यहां मीडियन मतलब कि मीडियन कौन सी पोजीशन पे डेटा है? मिडिल मोस्ट डेटा है, तो इट इज इंक्रीज बाय 2। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आप देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा है, यहां पे हमसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें कुछ नहीं करना था, यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करना था। यहां पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करो, ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 9/2 होल स्क्वायर, बिकॉज बी माइनस बी बाई ए, और यहां सी बाई ए की वैल्यू पुट होगी तो 2 इंटू सी बाई ए दैट इज 5/2। तो यहां पे जो आंसर हमारा कैलकुलेट होकर आ रहा है दैट इज 61/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो जरूर हमसे पूछिए, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर्स हैं, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और हाँ, जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये राजस्थान रीजन का पेपर है, अजमेर रीजन का पेपर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब किसी क्लास में अगर टीचर जानना चाहता है कितने मार्क्स जो मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, सेम मार्क्स, तो मैक्सिमम जो रिपीटेटिव डेटा जो होता है, मैक्सिमम रिपीटेड डेटा जो हमारा निकलता है वो मोड होता है ना। कौन सा डेटा होता है? मोड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें हमारे पास a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो अगर मैं देखूं तो सारी वैल्यूज मेरे पास 1:2 में है, यहां माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये भी 1:2 में है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। कुछ भी कैंसिल आउट, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, ना ही ट्रांसपोज करना है, ना ही कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली रेशियो नजर आ रहा है मुझे, 1/2 रेशियो आ रहा है हर जगह पे, तो आंसर मेरा 2 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कि P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये एक जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है ये एक लाइन सेगमेंट है, कौन सी? A दैट इज 4, -5, और B पॉइंट है दैट इज 1, 2। इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 5:2। हाँ, तो कुछ भी नहीं है। अरे सेगमेंट, अरे यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए रेशियो वाला, हाँ वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। तो m1x2 तो 5 × 1 प्लस m2x1 तो 2 × 4 अपॉन 5 + 2 कॉमा m1y2 5 × 2 प्लस -5 × m2, ये आ गया डायरेक्ट। अब ये यहां पे 5 + 2, अब देखिए ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पार्ट 0 बन गया ये तो मेरा 0/any नंबर इज 0, और यहां जो मेरी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 5 + 8 13/7। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे? 13/7, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास कार्ड है, कहां से? 6 to 55। एक बॉक्स है जिसके अंदर कार्ड कितने हैं? 6 to 55।
अब एक बात बताइए, यहां पे मैं अगर बोलता हूं 1 to 55 कितने नंबर होते हैं? 55। लेकिन सर यहां पे 1 से लेकर 5 तक तो कार्ड मिसिंग है, ये कार्ड तो है ही नहीं। शुरुआत कहां से हो रही है? 6 to 55। तो 1 से 55 टोटल 55 कार्ड्स हो गए, लेकिन 5 कार्ड मिसिंग हो गए। कौन से? 1 to 5। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स जिसको हम बोलेंगे, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, दैट इज 50। अब फेवरेबल आउटकम की बात करते हैं। फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने हैं। देखो पहला नंबर तो 1 चला गया, उसको छोड़ो अब, ठीक है। 2 स्क्वायर वो भी चला गया, 4। अब 9, 16, 25, 36 एंड 49, राइट। यहां तक के जो नंबर है, ये नंबर हमारे पास है, दैट इज 10 आउटकम्स। अब 5 आउटकम्स, सॉरी, ये अपने पास क्या दे रखा है? ये हमारे पास दे रखा है 50 टोटल आउटकम्स, और ये हमारे पास 5, दैट इज 5/50। तो आंसर कितना होगा? 1/10। ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन हमारे कई सेट में हैं, तो मैं उनकी भी आंसर की अपलोड करूंगा। वैसे कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, और हाँ इस बार पेपर का लेवल जो है हर सेट का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए इसी सेट को हम डिस्कस करते हैं। पहले नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, ये देखो क्वेश्चन बहुत आसान था। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? अरे ये क्वेश्चन कैलकुलेट ही नहीं करना था ना, तो थीटा निकालना था। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? अरे देखो हमें निकालना है साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद सेक थीटा, राइट। अब सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/cos थीटा। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया चीज बता दी आपने। तो अब देखो ये साइन थीटा 1/cos थीटा हो गया। अब यहां से अगर मैं देखूं इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? देखो यहां पे अगर मैं रिप्लेसमेंट करा दूं तो मेरे पास दे रखा है, क्या दे रखा है? साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस करा दो कहीं पे भी, तो साइन थीटा को कॉस थीटा से रिप्लेस करा दो, और नीचे मेरे पास क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, दैट इज 1। तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया, आंसर 1। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 2 dice are rolled together, what is the probability that sum is more than 10? सम जो हमारे पास है 10 से ज्यादा है। अब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 36। अब मुझे सम चाहिए 10, सम 10 चाहिए, मोर देन 10। सम क्या चाहिए? मोर देन 10। मोर देन 10 मतलब 11 या फिर 12। तो 12 का तो एक ही आउटकम है, दैट इज 6,6। मोर देन 10 चाहिए ना। दूसरा 11 आने का क्या है? 5 6 6 5। तो कितने आउटकम हो गए? 3 आउटकम फेवरेबल और टोटल आउटकम 36। तो 1/12 आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा है फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 पुट करना था और कुछ भी नहीं है इसमें। तो 2 पुट करो, 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू प्लस के इक्वस टू 0। अब देखो 5 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 2 प्लस के इक्वस टू 0। तो यहां पे जो वैल्यू है मेरी 20 प्लस 2 माइनस 8 प्लस के इक्वस टू 0। तो देखो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 14। तो ये मेरा आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दे रखा है? इफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। अरे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, ऑल्सो उनके पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो मुझे पूछा गया है पी क्यू अपॉन ए बी। अब वैल्यू मुझे पहले दे दी गई एबीसी की, बाद में पी क्यू आर की, लेकिन रेशियो उल्टा पूछ लिया। तो ऊपर अगर पी क्यू आर है तो पी क्यू आर ट्राइंगल जो है उसका पेरीमीटर क्या है? इसका पेरीमीटर क्या है? 48। और ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या है? दैट इज 56। तो 48 डिवाइड बाय 56, यस, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। तो 6/7 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बहुत ही आसान था, लेकिन तरीका इसका बहुत अच्छा होता है। इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं सर? देखो मेरे पास सम निकालना है इसका 200 टर्म्स का, मतलब ए दे रखा है, हाँ सर, ए एन दे रखा है 200, हाँ सर। मुझे निकालना है एस एन, मतलब 200 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो
इसमें बेटर ऑप्शन कौन सा है, एस एन का वो फॉर्मूला लगाइए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। इससे क्या होगा सर, इससे ज्यादा सॉल्व हो जाएगा, डी वी कुछ नहीं निकालना है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कैलकुलेटिव पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ रखी हमने, अब a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 200, तो इट मीन्स कैंसिल आउट किया 100। अब मुझे बताओ 100 को अगर कोई आपको बोले कि सर 201 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आता है, आंसर आता है 20100, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये मैंने आपको मेरे रिवीजन वाली क्लास में बोला था, ऐसा क्वेश्चन एक मार्क्स में मिलेगा, और देखिए वही क्वेश्चन मिला है हमें, लेकिन हमारे पास क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो एलसीएम की वैल्यू है 252 इंटू के है, और एचसीएफ की वैल्यू क्या है 40, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो गया 2520 इंटू 6600। तो k की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो दोनों वैल्यूज को नीचे ट्रांसपोज कर लेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर इतना आसान, हाँ बोर्ड ने इस बार पेपर बहुत आसान बनाया है, बहुत आसान बनाया है। अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1600 आएगा, राइट। तो अब यहां से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू इजीली निकल गई हमारे पास में, तो यहां से हमारी वैल्यू जो है 1600 नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज क्यों 1600 नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर 1600 नहीं है। कैंसिल आउट करने में दिक्कत हुई है आपसे, हाँ कैंसिल आउट में देखो यहां हम क्या करेंगे, 4 से कैंसिल आउट किया, 4 1 जा 4, राइट, 4 1 जा 4। अब देखिए 4 1 जा 4 अगर हमारे पास में हो गया, ये ऑप्शन गलत टिक किया हुआ है, जिस भी बच्चे की कॉपी में से मैंने किया है ये गलत टिक किया हुआ है, तो देखो इसको सही करते हैं हम, 6 1 जा 4 1 जा 4। अब यहां पे कितना है रिमाइंडर 26, 4 6 जा 24, अब कितना हो गया 2 20, 4 5 जा 20, राइट, तो 50, तो 1650 ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखें इस चीज को, आप लोग बहुत ही उसमें एक्साइटमेंट में आपने सोचा होगा अरे एक क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं, ये क्वेश्चन का ऑप्शन 1650 ही सही है, क्योंकि हमने इसको कैंसिल आउट किया, ये 10 टाइम्स हो गया, राइट, और 0 से 0। अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 4 से, तो 4 से कैंसिल आउट करने में 1650 आएगा, ना कि 1600 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, जब दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पे स्मॉल ट्राइंगल के साथ बड़े ट्राइंगल को लेते हैं, देखो ये मेरा छोटा ट्राइंगल है, राइट, छोटे ट्राइंगल की एक साइड क्या है, ये ए डी ई, इसको एक ले लेता हूं मैं, ये 5 है और ये मान लो x है, मुझे जो पूछा गया है डी की वैल्यू। और दूसरा जो ट्राइंगल है बेटा, उसमें आप देखो इसको मानो ए बी सी, तो इसका पूरा सम कितना हो जाएगा 7.5, राइट, और ये कितना है 12। तो आप कर ले यहां पे 5 डिवाइड बाय 7.5 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 12। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अगर मैं पहली साइड छोटे ट्राइंगल की लेता हूं तो दूसरी बार यहां पे भी पहली साइड मेरी छोटे ट्राइंगल की होगी न्यूमरेटर में, क्योंकि रेशियो तभी इक्वल होगा ना, तो विद करस्पॉन्डिंग रेशियोज लेना होता है, राइट, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी होती है। तो यहां पे आंसर हमारा कौन सा आ रहा है 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, एक मेरे पास दे रखा है एक रेक्टेंगल है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने ऐसे ही सोचा होगा अरे सर ये पता नहीं क्या ही दे दिया इस बार इन्होंने, एक्स ओ वाई एंड जेड, राइट। एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है -3,0, चलिए वाई ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, मतलब ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है पॉइंट, दूसरा ये वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है दैट इज 0,4, और तीसरा पॉइंट है मेरे पास x, y। अब आप सोचोगे सर x और y क्यों दे दिया, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप देखो इसकी जो डायगोनल है वो क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस तो है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो ये तो आ जाएगी 3 और ये डिस्टेंस आ जाएगी 4। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, क्यों, अरे ओरिजिन से y कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस 4, ओरिजिन से x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसका रूट करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो आंसर कितना है मेरा 5 यूनिट्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब मेन क्वेश्चन यहां आता है, असर्शन रीजन। अरे ऐसा क्वेश्चन तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है। कैसे? जहां हमने दो क्यूब को ज्वाइन किया था, जहां 6 सेंटीमीटर के क्यूब थे हमारे पास में, 6 या 8 आई गेस, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो दो क्यूब्स हैं ऑफ द सेम एज, जब आप उसको ज्वाइन करते हो तो एक क्यूबॉइड बनेगा, राइट। तो या फिर हम ऐसा बोल दें कि दो क्यूब है मेरे पास, जब मैं उनको ज्वाइन करता हूं तो एक साइड तो एक फर्स्ट क्यूब की गायब हो जाएगी, एक साइड सेकंड क्यूब की हो जाएगी। तो फाइनली आंसर जब इसका कैलकुलेट होकर आएगा तो ये 1200 नहीं आएगा, ये 1000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1000, बिकॉज 10 स्क्वायर 100, 100 इंटू 10, बिकॉज 10 सरफेसेस रिमेनिंग रहेंगी, 5 सरफेस फर्स्ट क्यूब की, 5 सरफेस 6 सेकंड क्यूब की, क्योंकि एक सरफेस क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी जब वो ज्वाइन होंगे, राइट। अब देखो यहां अगर हम देखें एरिया ऑफ ईच सरफेस, हाँ, जब एक स्क्वायर सरफेस बनती है क्यूब की, जब आप क्यूब की एक स्क्वायर सरफेस देखते हो तो ये 5x5 की होती है, तो 25। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, यहां दे रखा है कि आपकी ये जो साइड है कितनी है, 10x10 की है, तो 100 होगा ना एरिया। अगर ये 10x10 की है तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, बोथ स्टेटमेंट में से ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया और ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन हो गया इसका डी, डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है साइन a इक्वल्स टू 1/3। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं इसको एंगल a दे देता हूं, इसको b दे देता हूं, इसको c दे देता हूं, राइट, तो ये 90 डिग्री है, तो a मतलब ये मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरे पास हो गया बेस, और ये मेरे पास हो गया हाइपोटेनियस, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो p की वैल्यू तो होगी 1, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई वो निकालेंगे हम, तो 3 स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 होता है 8, 8 का रूट होता है 2√2, तो बेस कितना हो गया 2√2, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 2√2/3 सही है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस। अब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये आइडेंटिटी को शो कर रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को शो कर रहा है, रेशियोज को शो कर रहा है, तो यहां पे इसका कोई इंटरकनेक्टेड रिलेशन नहीं है कि ये इसका रीजन है या नहीं है, राइट। तो यहां हम क्या देखेंगे, यहां पे ऑप्शन हमारा आ रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन हमारा होगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही आसान था, हमें प्रूव करना था कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, हो जाएगा। अरे हो गया। एक बात बताओ, जब मैं इस टेंजेंट को आगे एक्सटेंड करता हूं, इस वाली टेंजेंट को आगे एक्सटेंड करता हूं, तो देखो एक जो ये ट्राइंगल मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल है मेरा ये वाला, ये पी पॉइंट है, ये ए है, ये सी है, तो यहाँ पे जो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होती है, अगर ये एंगल एक्स एक्स है तो इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, लीनियर पेयर से। अगर ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, तो ये 180 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। सबसे आसान तरीका था। आप में से कई लोगों ने ऐसे किया होगा कि सर पहले मैं तो ओ को ज्वाइन कर लूं, जैसे आपके पास ये फिगर है, आपने सोचा होगा सर पहले मैं तो इसको ऐसे कर लेता हूं कि एक काम करता हूं सर मैं कि पहले ओ से इसको ज्वाइन कर लेता हूं ऐसे। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हो। उस केस में आपका ये एंगल पहले 90-90 इक्वल हो जाएगा, फिर ये दोनों रेडियस इक्वल है, राइट, फिर ये एक्स ले लो, ये भी एक्स ले लो। देखो यहाँ पे आपको हर वो तरीका पता चलेगा जिससे आपने क्वेश्चन किया है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत, और कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये 2 मार्क्स से ऑप्शन है, अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अगर आपने टेंजेंट को एक्सटेंड करके और उसको ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं ना, इस क्वेश्चन में क्या है, सीबीएसई ने इस बार बहुत ही आपके साथ अच्छा गेम प्ले किया। कैसे किया, उन्होंने क्या किया, आपको ये क्वेश्चन जब दिया तो सेम क्वेश्चन, ये जो पार्ट बी है ऑप्शन का, सेम क्वेश्चन एक और कॉपी कर दिया जिसमें बीई मीडियन, सेम इसी टाइप से बीएम मीडियन निकलवा रहे हैं हमसे। अभी वो क्वेश्चन आएगा, हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से बेटर था कि अगर आप सेकंड ऑप्शन ले लेते। फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होने वाला है। क्यों? जैसे अगर आप बोलते हो सर ए ऑप्शन डिस्कस करो, तो देखो ए ऑप्शन कैसे होगा। ए ऑप्शन मेरे पास दे रखा है 3, और दूसरा पॉइंट है -1, 6। अब आपको एक पॉइंट है मान लो P, यहां पे मेरा x और y कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल, क्योंकि यहां से एक लाइन पास हो रही है, जो लाइन क्या है
x इक्वल टू वाई की लाइन है, मतलब उस लाइन के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x इक्वल टू वाई, मतलब वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, x इक्वल टू वाई होगा, राइट। अब यहां हम देखिए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट सपोज ये रेशियो है हमारा k रेशियो 1, k रेशियो 1 है। अब हम डिस्कस करते हैं इसको। जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले देखो माइनस के m1 x2 माइनस के प्लस 3 अपॉन के प्लस 1, ये तो मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, x। ऐसे ही मैं कौन सा कोऑर्डिनेट निकालूंगा, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, ये मेरा हो गया x कोऑर्डिनेट, कॉमा ऐसे ही मेरा क्या होगा y कोऑर्डिनेट, लेकिन मेरा x और y कोऑर्डिनेट क्या है आपस में इक्वल। तो यहां से जो वैल्यूज निकल के आएंगे x और y आपस में इक्वल है, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। किस इक्वेशन को, x इक्वल टू y की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 6k प्लस माइनस 5 अब बाय k प्लस 1। देखो हमने क्या किया, k इंटू माइनस 1, 1 इंटू 3, सेकेंड टाइम k इंटू 6 और 1 इंटू माइनस 5। तो ये देखो डिनोमिनेटर का k प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 6k माइनस 5। तो ट्रांसपोज करने पे 7k की वैल्यू 8 के बराबर, तो k की वैल्यू 8 अपॉन 7। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 8 रेशियो 7, क्योंकि आप रेशियो को ऐसे लिखोगे ना 8/7 रेशियो 1। तो जब रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे तो 8 रेशियो 7, और ऐसे लिखते हो तो भी ठीक है, बट वैसे बेटर माना जाता है कि आप 8 रेशियो 7 लिखो इसको, क्योंकि रेशियो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या था, चलो मैं इसको रफ कर दूं, तो बी पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं एक बार, ये हमारा जो आंसर है इसको मैं रफ कर लेता हूं एक बार, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका बी पार्ट डिस्कस करता हूं, आई गेस आपको समझ में आ गया। चलो बी पार्ट जब मैं इसका डिस्कस करता हूं तो उसमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है हमारे पास में, एक ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ए की वैल्यू है 3,0, ठीक है, बी की वैल्यू है 6,4 और सी की वैल्यू है -1,3। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर फाइंड द लेंथ ऑफ बीई, और बीई क्या है, मीडियन, मतलब बी से एक मीडियन ड्रॉप हो रही है कहां पे, ई पॉइंट। तो बी से जा रही है तो एसी पे जाएगी। तो अब ई अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 3 प्लस -1 दैट इज 2 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ऐसे ही 0 प्लस 3 तो हो जाएगा 3/2। तो ये 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, 1, 3/2, राइट। अब इनकी डिस्टेंस निकालनी है, किसकी, बी ई की डिस्टेंस निकालनी है। तो बिना मैं टाइम वेस्ट किए, अब डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं। तो बीई की जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास में, दैट विल बी √125/4 इक्वल्स टू 5√5/2 यूनिट। देखो यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बोर्ड में अगर फुल मार्क्स आ रहे होंगे तो, ठीक है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे दूसरे सेट में आया है, लेकिन वहां पे आया है 2 टू द पावर n, 15 टू द पावर n, 8 टू द पावर n। दो सेट में ऐसे क्वेश्चन आए 8 पावर n और 15 पावर n, लेकिन ये एक ऐसा सेट है जिसमें ये कंपोजिट वाला आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक नंबर में आपको इसका मिलेगा और 1 मार्क्स इसका मिलेगा। कुछ भी नहीं करना था, 7 आपको यहाँ पे 13 कॉमन लेना था, बचे हुए फैक्टर हमारे पास बच गए 11 इंटू 13, सॉरी 11 इंटू 7 प्लस 1। अब देखो इस नंबर के कितने फैक्टर्स हो गए, एक तो फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, राइट, दैट इज 78, और तीसरा फैक्टर हो गया 1। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो, नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ऐसे अगर हम यहां पे देखें तो हम क्या कॉमन लेंगे, 5। तो 5 कॉमन लेने पे एक नंबर तो हमारे पास 1 है, एक 5 है, और बाकी बचा हुआ नंबर क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये 3 फैक्टर हो गए, 1, 2 और तीसरा फैक्टर ये रहा। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है, हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। पूरा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने किया है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, और ऐसे करते तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि मोर देन 2 फैक्टर्स है एक्सेप्ट 1।
राइट। तो चलिए अब हमारे पास है कि ट्राइंगल, ये वही क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए, वहां पे मीडियन वाला क्वेश्चन था हमारे पास, यही था। अब यहाँ पे मीडियन का ही क्वेश्चन है सेम हमारे पास में। यहाँ भी हमारे पास क्या दे रखा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी और सी एक ट्राइंगल है जहां पे -2, 4, 4, 3 और नेक्स्ट है हमारे पास 1, -6, राइट। ये 3 कोऑर्डिनेट है। अब हमारे पास बी डी, अब इन्होंने नाम मीडियन का नाम चेंज कर लिया, बी डी कर दिया। तो देखो पहले तुम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर से वही मिड पॉइंट फॉर्मूले से x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो ये हो जाएगा -2 + 1 दैट इज -1/2, कॉमा ये हो जाएगा -2/2 दैट इज -1, राइट। अब डिस्टेंस किसकी निकालनी है, बी डी की। तो देखिए इसका भी आंसर मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूं। हमें डिस्टेंस निकालनी है बी डी की, तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसकी हमारे को डिस्टेंस निकालनी थी। तो इसकी डिस्टेंस हमारी जो कैलकुलेट होकर आएगी, बी डी की वैल्यू होगी दैट इज √145/2। ओके, तो √145/2, √145/2 होगा आंसर। हाँ, अगर ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है आपसे तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो आंसर हमारा आ रहा था √145/4, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यूनिट लिखना ना बोले, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास में क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट, देखो ये क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन इसमें इजी है। यहाँ पे दोनों वो पॉसिबल क्वेश्चन पूछ लिए गए जो आने चाहिए थे और हमारे काम को आसान बना दिया गया। तो देखो 2 × sin² 30, अब आप सभी को sin² 30 की वैल्यू तो पता ही होगी, हाफ हाफ, तो यहाँ पे हमने रख दिया हाफ का स्क्वायर और मल्टीप्लाई विथ sec 60, sec 60 की वैल्यू है 2 + 10² 60, तो √3²। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है ये आ जाएगा 2 × 1/4 × 2 + 3, ये वाला पार्ट इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा 4, राइट। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा था 4, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। दूसरा अगर आप पार्ट देखते हो तो दूसरे पार्ट में हमारे पास दे रखा है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो sin a + b = √3/2, क्योंकि इस 2 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो a + b की वैल्यू ये कौन से एंगल पे होती है वैल्यू, वैसे आपको पूरा लिखना होगा, sin a + b = sin कौन सा एंगल है, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू होगी आई गेस, तो sin 60 पे अपना क्या आ जाएगा, a + b की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। एक तो इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या बन रही है, sin cos की वैल्यू 1 कब होती है, cos 0 पे तो होगी, है ना। तो cos 0 पे क्या हो जाएगी, तो यहां पे cos a - b = 1, तो 0 डिग्री पे वैल्यू हो गई a - b, तो a - b ये दूसरी इक्वेशन होगी, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं a = b। अब a और b की वैल्यू इक्वल है और टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो a और b कितना हो जाएगा 30, है ना। b की वैल्यू भी 30 और a भी 30, तो दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसी के साथ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे जिन बच्चों ने सीरियसली इसको थोड़ा सा पढ़ा था, समझा था, देखा था, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। देखो ये हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, ये फिर से ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पे अगर 180 डिग्री एंगल बनेगा कहाँ पे, सेंटर पे, तो ये एंगल कितना हो गया 90, उससे मुझे ये एंगल मिल गया कितना 60। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अब देखो इस फिगर को आगे कैसे सॉल्व करना था, इस फिगर को आगे ऐसे सॉल्व करना था कि अगर मैं इस वाले सर्किल को यहां से अगर ज्वाइन करवा देता हूं, कैसे, ये मेरे पास सेंटर से लेट सपोज पास हो रहा है, तो ये सेंटर में इससे अगर ज्वाइन करवा देता हूं, ये 30 था ही, ठीक है, तो ये 60 आ ही गया। अब एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा 60, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों क्या है रेडियस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, होगा ना, होगा। तो अगर ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, अब
मैं यहाँ पे कितना एंगल बनाऊंगा, यहाँ बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि सर आप इसको तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसको जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा सर। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी जहाँ पे हमने सर्किल के अंदर देखा था कि सर्किल के अंदर जब किसी टेंजेंट से एक्सटीरियर एंगल पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो और ये सेंटर पे बनने वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, कितना होगा 90, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी 90 है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 30, राइट। तो देखो हमें यही तो प्रूव करना है कि BP इक्वस टू BQ इक्वस टू BP। हाँ है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों इक्वल हैं, 30 डिग्री हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना कि नहीं बना, बन गया ना। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए जिनको ये आसान नहीं लगा उनके लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में ही था, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ज्वाइन करना था। मान लो ये पॉइंट है P, इस पॉइंट को नाम दे दो Q, इसे दे दो R और इसे दे दो S। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो एक्सटीरियर पॉइंट D ले लो, ये एंगल हो गया X, ये भी हो गया X। ऐसे आप इसको जब ज्वाइन करोगे ये ले लो Y और ये भी ले लो Y। ऐसे आप इसको ज्वाइन करोगे कौन सा पॉइंट S, तो ये हो गया। फिर से इसको आप क्या ले लो, एक्स वाई ले लिया आपने, W और ये भी ले लो W, ये ले लो Z और ये भी ले लो Z। अब एंगल अराउंड द पॉइंट कितना होता है 360, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 टाइम्स ऑफ W प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z इक्वस टू 360 डिग्री। आप सोच रहे होंगे सर इतना आसान तरीका बता दिया आपने, हमने तो पता नहीं कौन से बड़े बड़े मेथड्स और बड़ी बड़ी वैल्यूज वाले तरीके सीखे। हाँ बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हमारे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं क्लास 8 to 12, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ कमेंट कीजिए आपको कौन सी क्लास का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हमने जब इसको 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस W प्लस Z इक्वस टू 360, और ये 2 जब नीचे जाएगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। और देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा है, ये एंगल मेरा है हो रहा है कौन सा COD, जिसको हम लिख रहे हैं x प्लस W। तो देखो x प्लस W बना देगा COD, तो लिख दो COD प्लस। अब देखो y प्लस Z ये एंगल बना रहा है AOB बन रहा है, ये देखो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, तो ये AOB हो गया। अरे सर कितना आसान तरीका बता दिया ना आपने। यही तो बात है बेटा, बहुत ही इजी तरीके से आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत लोगों से तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने मार्क्स एवेल्युएट कर पाए। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा मीन का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पहले निकालना है एक्सआई जो होगा हमारा 5, 15, 25, ठीक है 35 और 45। उसके बाद हमें निकालना है एफ आई इंटू एक्सआई, क्योंकि सबमिशन ऑफ एफ आई मुझे 100 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो टेबल हमें पूरी बनानी पड़ेगी और मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं इसमें जल्दी से वैल्यू लिख लेता हूं। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो 60, क्योंकि एफ आई की वैल्यू यहां से मल्टीप्लाई होगी, तो 60। देन नेक्स्ट वैल्यू इज 345, next value is that is 850, next value is 875, next value is 270। तो टोटल मेरा जो है सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई, ये मेरा मीन हो जाएगा, राइट। तो मीन की वैल्यू यहाँ से 2400 आ रही है हमारी टोटल सम। इसका सम आ रहा है 2400 और मैंने वहाँ पे देख रखा है सबमिशन ऑफ एफ आई 100, तो इसका मीन आ रहा है। बहुत ही आसान वैल्यू दे रखी है बोर्ड ने, बहुत आसान वैल्यू दी है 24, वरना इसमें कैलकुलेटिव पार्ट होता है, डेसिमल में होता है, हम कैलकुलेट करते करते परेशान हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे बोर्ड ने, आपके कंसेप्ट को चेक करना चाहा है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये एक कंपल्सरी क्वेश्चन दे दिया आपके सेट में, बाकी सेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेरिएशन है हर सेट में, थोड़ा बहुत प्लस माइनस। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा है। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स
अब इंटीजर्स क्या होते हैं? एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। लेट स्टेटमेंट लिख दो। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होगा। कई लोगों ने यहां गलती की होगी। जिसने लेट स्टेटमेंट लिखा है उनको मार्क्स मिलेंगे, स्टेटमेंट के मार्क्स मिलते हैं। पता है आपको ये चीज? तो तीन हमने नंबर्स अज्यूम कर दिए, इंटीजर्स हैं, डिफरेंस बाय वन। तो एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। हाँ, आप ये भी ले सकते हो एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी तो हो सकते हैं इंटीजर्स। कहीं ऐसा थोड़ी दिया है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कि एक के बाद एक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां दे रखा है द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये रहा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ देयर अदर टू नंबर्स। अदर टू नंबर्स मतलब कि x इंटू एक्स प्लस टू, और ये कितना है? 161। देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है लेकिन लॉजिकल। यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए, इसकी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहां पे जो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ रही है वो सॉल्व करने पे वो आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 80 इक्वल टू 0। अगर कोई यहां तक कर लेता है इक्वेशन और उसके बाद गलती है तो उसको भी मार्क्स 50% के आसपास, 2 मार्क्स के आसपास या 1.5 मार्क्स के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x माइनस 80 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 10 और x माइनस 8 हमारे दो फैक्टर्स हो गए। अब यहां पे वैल्यू लिखते टाइम आधा नंबर आपका डिडक्ट हो सकता है। कहां? अरे देखो, x की वैल्यू -10 और x की वैल्यू 8। आप में से कई लोग बोलेंगे सर x की वैल्यू -10 तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि इंटीजर है, x इज इंटीजर, इंटीजर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो तीन नंबर अब मेरे क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 8, तो 8, 9 और 10। और अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं -10, तो -10, -9 और -8। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना? यही तो बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपका टाइम कहीं नहीं गया है। अभी भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर कर आने वाले अपकमिंग वीडियोस को देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अभी, ताकि आप फ्यूचर में और अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए यहां पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा दिया। मेरा सजेशन है आप इसको करते, और अगर आपको आता है तो ये भी क्वेश्चन ज्यादा आसान है। तो हम दो पार्ट्स में करते हैं यहाँ पे। पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 1। देखो मुझे सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2। ठीक है, अब मेरे पास सम दे रखा है n टर्म्स का। n टर्म्स का मेरे पास सम क्या दे रखा है? मेरे पास सम दे रखा है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। और ये तो है n टर्म्स का सम। m टर्म्स का सम क्या होगा? m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। अब देखो ये मुझे दे रखा है कि 2ap's mth term, sum of m terms of an AP is same as the sum of n terms। sm जो है वो fn के इक्वल है। तो क्या होगा सर? अरे कुछ भी नहीं होगा। यहां पे हमें m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, इसको कंपेयर करना था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको एक बार अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2am प्लस m इंटू m-1 इंटू डी। ये m दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आपने यहां गड़बड़ कर दी होगी, है ना? पता है मुझे। 2an प्लस n इंटू n-1। अरे जिन्होंने नहीं की उनके लिए नहीं है ये, जिन्होंने की उनके लिए है। चलो अब देखो सारी टर्म्स को इधर ले आओ। तो 2am, यहां अगर हम देखें तो हमारे पास है 2am माइनस 2an। मैं इस 2an को इधर ही ले आया, प्लस अब देखिए यहां पे m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, और ये जो d है मैंने इसको कॉमन ले लिया बाहर, क्योंकि मैंने क्या किया, इस वाली वैल्यू को जब मैं लेके आऊंगा इधर, तो एक स्टेप मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। फाइन, मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मैं लिख लेता हूँ एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से मैं
2a कॉमन ले लेता हूँ तो m माइनस एन, राइट। और यहाँ से मैं जब कॉमन लेता हूँ d, क्या कॉमन लेता हूँ d, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम, और ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, क्योंकि ब्रैकेट ब्रेक होते जाएगा, राइट। तो साइन चेंज होंगे, इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों के बीच में ग्रुपिंग कर दूं तो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस का एम प्लस का एन, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एम माइनस एन एम प्लस एन, ठीक है। और यहाँ से माइनस वन कॉमन आ जाएगा, इस वाली टर्म को मैंने किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लेता हूँ माइनस वन कॉमन तो एम माइनस एन, तो ये फाइनल टर्म आ जाएगी मेरी डी, और इससे पहले वाली टर्म एज इट इज चलेगी, ठीक है। आपको स्टेप पूरे लिखने हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब देखो इस ब्रैकेट में से पूरे में से m माइनस एन, यहाँ से भी m माइनस एन कॉमन आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो m माइनस एन जो है कंप्लीट बाहर कॉमन आएगा, और अंदर क्या है 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन और इंटू डी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन हो तो गया सर, अरे हाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो कैसे हो गया, यहां अब हम इसको लिखते हैं, ये m माइनस एन है ना, इसको हम डिनोमिनेटर में 0 में भेज देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 2a, क्या है 2a ब्रैकेट a प्लस 2a प्लस m प्लस n माइनस वन, ठीक है, और मल्टीप्लाइड विथ d, ये मेरा कंप्लीट ब्रैकेट है। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे m प्लस n बाई टू चाहिए ना, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया सेम वैल्यू से। लो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसको, तो ताकि आपको पता चल जाए, मैं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूँ। यहाँ पे m प्लस एन अपॉन टू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस वैल्यू से, तो उससे क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई करने तो वैल्यू गायब हो जाएगी। और इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस एम प्लस एन विच इज 0, और यही तो मुझे प्रूव करना था। देख सकते हैं अब आप, आराम से देखिए आप इसको, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, मैं रफ कर दूं इसको, तो देखिए अब मैं इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूं। जो इसका सेकंड पार्ट है वो और आसान और अच्छा है। सर वो कैसे, तो देखो यहां पे दे रखा है थ्री टर्म्स, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। आपको पता है जब हम एपी में थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अज्यूम करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये मेरी तीन टर्म्स हैं। अब इन तीनों टर्म्स का क्या है, सम दे रखा है मुझे कि ए प्लस ए माइनस डी, ए प्लस डी, और यहां लिख दो ए माइनस डी, इन तीनों को ऐड करने पे आ रहा है 24। तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, डी डी, तो 3a इक्वल्स टू 24, तो a कितना आ जाएगा 8, a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8। अब बोल रहे हैं कि सम ऑफ दिस देयर स्क्वायर्स इज 194। अब इनके स्क्वायर का सम, मतलब यहां पे हमारे पास आ गया इन नंबर्स के स्क्वायर का सम, लेकिन मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा। अब क्या है, 8 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी का स्क्वायर, दैट इज 194। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा और फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, मैं आपको वो जल्दी से कैलकुलेट करके देता हूं, क्योंकि वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो यहां पे हमारे पास फाइनली आ जाएगा 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 आ गया। तो अब हम जब इसकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो यहां पे दो आंसर्स आएंगे। पहला आंसर जब d की वैल्यू क्या होगी 1, अगर d की वैल्यू 1 होगी तो 8 माइनस 1 7, फिर 8 फिर 9, ठीक है। अगर ये d की वैल्यू क्या है -1, तो उस केस में क्या होगा, यहां हो जाएगा 8 प्लस 1 9, फिर 8 फिर 7। क्लियर है, एवरीबॉडी इज क्लियर। देखो कितना अच्छा आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम, ठीक है, राइट। चलिए तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। मैंने आपको मेरे चैनल पे भी बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वेट कर रहे हैं केस स्टडी का, मुझे पता है, अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो इसको हम क्या करेंगे, क्यूबिक आइडेंटिटी में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। तो एलएचएस लेने के बाद हमने इसको क्यूबिक आइडेंटिटी में चेंज कर लिया। तो यहां पे एग्जाम में नंबर कट सकते हैं अगर आपने राइट में आइडेंटिटी नहीं लिखी है तो आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी था इसमें। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, और माइनस ए बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां तो हमारी वैल्यू हो गई 1, इसको तो उड़ा दो। अब यहां अगर हम देखें तो हमारे पास में एक चीज नजर आ रही है, अगर मैं इसको अज्यूम करता हूं ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ना, क्या मिस हो रहा है, 2ab, तो प्लस का 2ab। तो मैंने क्या किया, इसको तो एज इट इज लिखे दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab ले लेता हूं मैं और माइनस 2ab खुद से कर लेता हूं। तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने खुद से ऐड किया, और ऐसे ही मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा खुद से सबट्रैक्ट करूंगा, और एक मेरे पास पहले से ही है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ये तो वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अगर मैं इसको बोलता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो कलर चेंज करके लिखते हैं हम एक बार, ज़्यादा क्लियर होगा ना। देखो हमने क्या बोला, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर 2ab, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब हम एक चीज़ देखें अगर इसको, तो देखो हमारे पास में एक आ गया आंसर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस अब ये कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां आइडेंटिटीज जिसने नहीं लिखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो प्लीज इन चीजों को आप जरूर नोट करें, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्क्स कम आएंगे, या हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी इवेल्युएट करें हम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हमारा पहले बहुत बार पूछा जाता था बोर्ड में, ठीक है, इन दिनों बीच में पूछे नहीं जाने लगा, तो आफ्टर कोविड ये पहली बार बहुत टाइम बाद में ऐसा क्वेश्चन मिला है। यहां पे क्या दे रखा है कि ये क्वेश्चन देखो, इस सेट के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है बाहर से बहुत अच्छे अच्छे उठाए गए हैं, दूसरे सेट के अंदर डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा दिए गए हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा उठाया गया है। तो यहां देखिए अगर हम, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट ए, देखो एक एयरक्राफ्ट है ए, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहां पे मान लो एयरक्राफ्ट है हमारा, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है, एट सम टाइम, और इसकी हाइट दे रखी है एट अ कांस्टेंट हाइट, ये दे रखा है 3500√3, ठीक है। अब कुछ देर बाद में, कुछ देर बाद मतलब कि आफ्टर 30 सेकेंड्स ये दे रखा है, अब ये सेम हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ये ज्यादा हाइट पे नहीं जा रहा है, कांस्टेंट हाइट पे। तो ये कहां पहुंच गया अब उस पर्टिकुलर टाइम पे, यहां। अब जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो एंगल क्या होता है, डिक्रीज, तो अब एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, लेकिन इसकी हाइट वही है, क्या वही है, हाइट। अब इसको हम क्या कर देते हैं, एक नेमिंग कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी और डी और ई। अगर हम इन पॉइंट्स को देखें, अगर राइट, हो सकता है आपको ये विजिबल ना हो तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी, ये सी और ये ई। अगर हम इसको देखें तो देखो यहां पे अपने पास में परपेंडिकुलर और बेस, अब मेरे पास यहाँ पे टाइम स्लैब दे रखा है, टाइम स्लैब मतलब कि 30 सेकेंड्स। अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाए तो स्पीड मिल जाएगी कि 30 सेकेंड में कितनी
डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और ये मीटर में है मेरे पास। तो देखो यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास कैलकुलेट करने पे जो वैल्यूज आ रही है मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर जो हमारी वैल्यूज आ रही है, यहां से जो हमारी वैल्यू है, ये वाला जो AC की वैल्यू है 10 के रेशियो में, यहां से ये वैल्यू निकल के आ रही है 1060, जब आप लगाओगे इसमें तो 3500 मीटर आ रही है, ये वाली वैल्यू AC, ठीक है। और दूसरी बात सुने, अब AC जो मेरी आ गई, अब ये जो पूरी वैल्यू है पूरी कंप्लीट, कंप्लीट कौन सी सर, यहां से A से लेकर E तक, तो AE की वैल्यू भी हमारी कौन से रेशियो से निकल रही है 1030 से। तो 1030 से जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम पूरी लेंगे, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे तो पूरी वैल्यू ही लेंगे। तो उस केस में मेरे पास एंटायर वैल्यू आ रही है 10,000, कितनी 500, 10,500, जिसमें से अगर माइनस करता हूं तो यहां पे 7,000 मीटर आ रही है वैल्यू इसकी, यहां से यहां तक। अब 7,000 मीटर आप कवर कर रहे हो कितनी देर में, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 7,000 डिवाइडेड बाय दैट इज 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में डिवाइड हुआ, तो यहां हमारा आंसर जो आ रहा है 233 होल 1/3 मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एयरक्राफ्ट चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। एक रेक्टेंगल है, ये मैं आपको डायरेक्टली जल्दी बता देता हूं, एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर इनिशियली हमारी लेंथ जो थी वो हम मान लेते हैं x है, और ब्रेड्थ जो थी वो कितनी है y। अब देखो इनिशियली जो एरिया है, इनिशियल एरिया वो कितना होगा हमेशा XY मीन्स LB। अब क्या हुआ, हमने लेंथ को चेंज किया, लेंथ को हमने चेंज करके कितना कर दिया x माइनस 5, ठीक है, और ब्रेथ को हमने चेंज कर दिया, ब्रेथ मेरी क्या हो गई, ब्रेथ मेरी हो गई y+2। तो उस टाइम पे मेरा एरिया में कितना चेंज आया, एरिया मेरा 80 से डिक्रीज हो गया, मतलब इनिशियल मेरा था एरिया XY, ठीक है, अब जो मेरा एरिया है उसमें से 80 डिक्रीज हो गया, तो अब मेरी जो लेंथ और ब्रेथ क्या है ये, तो x-5 इंटू y+2। देखो यहां हमारे पास लिख रखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 5, तो हमने रिड्यूस बाय 5 कर दी, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 2। अगर आपने एग्जाम में स्टेटमेंट भी लिखे उसके भी मार्क्स मिलेंगे। देन द एरिया इज डिक्रीज बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और यहां 80 लिखना, 80, ठीक है, 88 नहीं 80। अब यहां से इक्वेशन सॉल्व करने पे हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है फाइनली, वो इक्वेशन बन के आ रही है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू -70, ठीक है, एक इक्वेशन ये है। ऐसे ही जब हमने सेकेंड स्टेटमेंट में देखा, हाउएवर इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 10, तो अब मेरी x+10 हो गई लेंथ, और ब्रेथ मेरी क्या है डिक्रीज बाय 5, तो ये होगी y-5। अब जो मेरा एरिया है, एरिया मेरा था XY, अब जो मेरा एरिया है वो इंक्रीज बाय 50 हो गया, इंक्रीज बाय कितना हो गया 50, ठीक है। तो यहां इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ रही है x-2y इक्वल्स टू -20, राइट। और जब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 30, कितनी आ रही है 30, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, मैं कह रहा हूं ना आपको, इस बार सेट 2 के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के दिए हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें जो मेरी लाइंस बनेगी मेरी पैरेलल लाइंस बनेगी, देखो अब आप कैसे जजमेंट दोगे, ग्राफ बनाना था, अगर आप बना सकते थे तो बना सकते थे, यहाँ पे कैसे जजमेंट देंगे, नहीं पैरेलल लाइन नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ एक काउंटिंग गलत की, क्या गलत कर दी, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही बनेगी, ठीक है ना। तो आप ग्राफ इजीली बना सकते हैं, मुझे लगता है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोई जरूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो मैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसका वीडियो बना के डाल दूंगा इस क्वेश्चन का भी, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें पहले चेक करना है कि कैसे हमारे पास पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। तो ये देखिए रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2 और C1/C2,
ये उठा के देखा हमने तो तीनों रेशियो मेरे क्या है, अनइक्वल, मतलब कि मेनली हम देखें तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइंस मेरी इंटरसेक्टिंग वाली बनेगी। ये क्वेश्चन अच्छा था। देखो, तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, इसको मैं हटा देता हूं एक बार के लिए। तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, ठीक है, और 3 मार्क्स मिल रहे हैं उसको एक राइट आंसर करने पर। 3 मार्क्स शी इज गेटिंग फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 4 मार्क्स सेकेंड सिचुएशन। देखो इसके मार्क्स टोटल कितने आते हैं, 40। आप ये मान के चलो कि उसने करेक्ट क्वेश्चन करे कितने, x, करेक्ट क्वेश्चंस कितने करे x, और रॉन्ग कितने करे y, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। तो अगर ये एक क्वेश्चन सही करती है तो 1 इंटू एक्स उतने नंबर मिलेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन है मतलब 1 इंटू 2 मार्क्स। अगर 10 क्वेश्चन करती है तो 1 इंटू 10 मार्क्स, सही होने पर मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पे इसको एक सही क्वेश्चन करने पर 3 मार्क्स मिलते हैं, तो x सही क्वेश्चन करने पर 3x, और इसने अगर मार्क्स लूज किए मतलब माइनस हो जाएंगे, माइनस मार्किंग हो गई, एक मार्क्स हो रहा है एवरी क्वेश्चन। y क्वेश्चन करे तो 1y। अब इसको अगर हम देखें तो ये रॉन्ग क्वेश्चन, यहां पे मैं फिर से लिखता हूं। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 40 मार्क्स आ गए इधर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 4 मार्क्स हैड बीन गिवन फॉर द करेक्ट आंसर, तो 4x मार्क्स आ जाएंगे करेक्ट मार्क्स, और 2 मार्क्स मेरे डिडक्ट हो रहे हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो -2y इक्वल्स टू 50 मार्क्स स्कोर हो रहा है यहाँ पे। तो इसको एलिमिनेट, पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। अब देखो दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना था, और यहाँ पे जो x और y की वैल्यू हमारी आ रही है वो हमारी बहुत ही अच्छी वैल्यू निकल के आ रही है। अब आप बोलोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, हाँ, तो देखो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, 15 हो गया, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 15। तो 15 क्वेश्चंस मेरे क्या हो रहे हैं, करेक्ट। 15 क्वेश्चंस हमारे करेक्ट हो रहे हैं, तो रॉन्ग कितने हो जाएंगे, तो देखिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे किसी भी इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना, तो 15 टू जा 30 माइनस तो 5 हो जाएंगे, तो y इक्वल्स टू 5, क्योंकि 15 टू जा 30, 30 माइनस 5 25 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये हमारे पास बीपीटी थ्योरम थी। देखो हमारे सिलेबस में एक ही थ्योरम है, बहुत बार आपको बोला गया होगा कई लोगों के थ्रू, और नहीं बोला गया तो उनकी गलती है आपके लिए। वैसे हमें पता है लास्ट ईयर भी बीपीटी थ्योरम पूछी गई थी, और इस साल भी बीपीटी थ्योरम पे ही मेन फोकस था, क्योंकि अब थ्योरम एक ही है हमारे पास, तो बीपीटी थ्योरम ज़्यादा आसान थी। ये वही क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, थर्ड एक्सरसाइज का, आई गेस 13th क्वेश्चन समथिंग, जिसके अंदर रेशियो ऑफ 2 ट्राइंगल्स हमारे पास है, ठीक है। मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास बुक में क्वेश्चन है, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। हम सीधा अब इसके बाद केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जिसका वेट कर रहे थे वो चीज़ होने वाली है, और ये ट्राइंगल है PQR। मैं बता देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो दे रखा है, इस वाली साइड का रेशियो किसके साथ, इसके साथ, एक मेरे पास AC वाली साइड का रेशियो इसके साथ, और एक मेरे पास मीडियन है, कौन सी, AD, और यहाँ पे PM। आप में से कई लोग बोलेंगे सर SSS नहीं होगा, SSS, ठीक है, और SAS के लिए पहले मुझे एंगल A इक्वल कराना है एंगल P के, तो आपको पता होगा यहाँ से एक्सटेंड करके इसको यहाँ ज्वाइन करके, और इसको राइट कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट याद होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ अब मजा आया सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आप सर। देखो लाना ही था ये क्वेश्चन, क्योंकि केस स्टडी में तो इस बार क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एक दो केस स्टडी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक सर्कस है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक ऊपर वाला पार्ट कॉनिकल है, जी वाला पार्ट कॉनिकल है, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास देखा है द डायमीटर ऑफ बेस, मतलब ये मेरे पास में पूरा कितना है, D इक्वल्स टू 28 मीटर, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि इसकी द सर्कस टेंट द सिलेंड्रिकल अप टू हाइट 8 मीटर, यहां से यहां तक 8 मीटर है, ये सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। अब कॉनिकल एंड कॉनिकल अबव, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 18.5।
अगर मुझसे कोई पूछता है कि टोटल हाइट कितनी है तो 18.5, 18.5 पूरी है, जिसमें से 8 माइनस कर दी तो 10.5, यहां से हाइट हो गई 10.5, और ये रेडियस कितनी हो जाएगी अब 14। तो निकाल लो। अब देखो ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा वैसे ही हो गया, ठीक है। स्लांट हाइट निकालनी है, सॉरी स्लांट हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट निकालनी है तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, तो 10.5 का स्क्वायर दैट इज 10 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 10.5 इंटू 10.5 जो है 14 14 या 196, तो अपने पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू, और एच स्क्वायर की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 10 इंटू 11 दैट इज 110 और 25, तो 110.25 हो जाएगी, राइट। अब इसको आप वैल्यू को ऐड कीजिए और उसका रूट ले लीजिए। वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। ये देखो अगर आप इसकी वैल्यू को देखेंगे तो एल की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, कैसे आ जाएगी कि 100 और 200 300 300, और ये हो जाएगा हमारे पास आई गेस 6.25, ठीक है ना, क्योंकि 110 और 190, तो ये 306.25 हो जाएगा हमारे पास एल की वैल्यू रूट में। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और रूट में लिखा तो भी मार्क्स मिलेंगे वैसे, और यूनिट नहीं लिखे तो मार्क्स डिडक्ट जरूर होंगे, ये ध्यान रखना। यहां पे हमारे पास दे रखा है फाइंड द एरिया, डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। फ्लोर एरिया मतलब ये वाला पार्ट, पाई आर स्क्वायर, फ्लोर एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 14 इंटू 14 कर सकते हैं हम, ये तो खुद है ना, इसकी वैल्यू तो आप खुद ही निकाल सकते हैं। लास्ट पार्ट मेरे हिसाब से इसमें बेटर होता वॉल्यूम निकालना। अब आप बोलोगे सर क्यों, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज टू मेक द टेंट, उसमें क्या यूज होता पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अगर कोई ये पार्ट करता है तो 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो अब हमारे पास फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि एल हमारी कैलकुलेट नहीं हुई है इन केस, तो हमारे यहाँ 2 मार्क्स जाने के चांसेस हैं, पता है ये 2 मार्क्स का पार्ट है। तो इस केस में बेटर ऑप्शन कौन सा होता है हमारे पास, ये वाला, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं एयर ऑफ द एयर इन द सिलेंडर, तो ये अपने पास हो जाती है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के अंदर जो एयर है एच अपन ले लेते 8, ये वाली, ठीक है। और एयर इन द कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, और वहां ले लो कैपिटल एच, ज्यादा बेटर रहेगा, इसको आप कैपिटल एच लिख लीजिए, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस टाइप से हमें इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके करते तो और आसान हो जाता। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली आपसे निकल जाएगी। पॉइंट्स में 2 प्लेसेस तक आंसर सही होना कंपलसरी होता है, वरना आधा नंबर डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे। आप बोलेंगे सर आप तो हर जगह मार्क्स की बात कर रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं, नहीं, जो रूल है बोर्ड पैटर्न के हिसाब से अगर फिजिबल होता है कहीं मार्क्स डिडक्ट हो रहा है तो वहां होगा, ठीक है, तो उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या देखा है, 120% आस्क्ड फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड फॉर देयर लास्ट हॉलीडेज। ये मेरे पास पाई चार्ट की फॉर्म में दे दिया इस बार, कितना आसान क्वेश्चन दिया पता है आपको। 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी ट्रेवल बाय बस और शिप। देखो बस और शिप मतलब दोनों चांसेस हैं उसके पास, या तो बस या शिप, मतलब दोनों का एडिशन होगा। अगर मैं बस से जाऊंगा तो भी एक्सेप्टेबल है, और अगर मैं किससे शिप से जा रहा हूं तो भी एक्सेप्टेबल है। तो 33 डिग्री प्लस 36 डिग्री, और टोटल एंगल कितना होता है, एंगल अराउंड अ पॉइंट 360 डिग्री। तो बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट का आंसर ही यही था, 99/360। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, जितना कैंसिल आउट होता है उतना करना जरूरी है वैसे, ठीक है ना। सॉरी 99 नहीं, 99 नहीं, कितना होगा 36 69, हाँ 69/360 डिग्री, सॉरी कैलकुलेशन है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच इज द मोस्ट फेवरेट ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी यूज्ड इट। सबसे मोस्ट कौन सा है, कार। देखो एक चीज पता है आपको,
यहाँ पे जो एंगल बनाया हो ना स्ट्रेट लाइन में बना दिया उन्होंने 177 डिग्री, जो कि थोड़ा गलत है, लेकिन उन्होंने यहाँ मेंशन किया है इसलिए हमें मिसगाइड नहीं होना है, यहाँ पे 177 डिग्री लिखा है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो 177 डिग्री आउट ऑफ 360, तो मोस्ट यूज्ड आप पहले आंसर लिखेंगे दैट इज कार। अगर किसी ने कार लिखा तो उसको 1 नंबर मिल गया, है ना, हाफ मार्क्स मिल गया क्योंकि 1 मार्क्स का तो कुल क्वेश्चन है। एंड हाउ मेनी पीपल यूज इट, तो कितने लोगों ने यूज किया, तो पहले तो हमने इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल दिया, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, और फिर मल्टीप्लाई विथ कितने टोटल लोग जा रहे हैं 120, तो सिंपली इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, ठीक है, तो 59 पीपल। और थर्ड पार्ट तो और भी आसान है, और थर्ड में कौन सा करना ज्यादा अच्छा रहेगा, देखो अ पर्सन इज रैंडमली सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज द ट्रेन इज 4/5। अगर आपने ट्रेन नहीं यूज की 4/5 है, तो ट्रेन यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग द ट्रेन 1/5। कैसे सर, अरे हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का सम 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग इज 1, तो अगर यूज नहीं कर रहे हो वो 4/5 है, तो यूज करना क्या हो जाएगा 1/5। इसको मल्टीप्लाई कर देते 120 से, तो कितने लोग यूज करेंगे 24। इतना आसान क्वेश्चन है सर, 24 है ये, ठीक है। लास्ट इसका और पार्ट देखिए, इसका और पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज्ड एरोप्लेन इज 7/60, 7/60 पर्सन ने एरोप्लेन यूज किया है, ठीक है। फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द कंपनी एट द रेट ऑफ 5000 पर पर्सन। पहले तो हमें निकालने नंबर ऑफ पर्सन कितने यूज कर रहे हैं एयरक्राफ्ट, है ना, या एरोप्लेन, तो एरोप्लेन कितने लोग यूज कर रहे हैं, तो एरोप्लेन के लिए 7/60 फ्रैक्शनल पार्ट है, मल्टीप्लाई विद 120, तो कितने लोगों ने यूज किया 7 × 2, 14 लोगों ने यूज किया इसको। और टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तो 14 × 5000 इज माय टोटल रेवेन्यू, ठीक है। चलिए लास्ट केस स्टडी पे चलते हैं, अब वो बहुत आसान है। लास्ट केस स्टडी क्या बोल रही है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो यही क्वेश्चन है जो लास्ट केस स्टडी, जिसके बारे में आप वेट कर रहे थे अभी तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो हमारे पास में ये जो है पार्ट, इसको आप मैस मत करना, ये जो पार्ट है हमारा वेस्टेज है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा जा रहा है कि जीरोस बताइए इसके, राइट द जीरोज, तो पहला जीरो मेरा क्या होगा 0, दूसरा क्या है 5। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दीजिए, तो 25t - 5t²। तो जब मैं 5t कॉमन लेता हूं तो 5 माइनस कितना हो जाएगा t, तो एक तो 0 हो गया 0 और एक हो जाएगा 5, तो 2 वैल्यूज आ रही है हमारे पास। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट कहां जा रही है, ये पॉइंट देख रहे हो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट है, जब बॉल थ्रो होके ऊपर जा रही है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ होगा मुझे पता है, तो हाइट मैक्सिमम कहां जा रही है, हाइट जब t की वैल्यू कितनी है 5/2, तो देखिए 5 25 इस पॉलिनोमियल वैल्यू पुट करेंगे t की वैल्यू कितनी 5/2 माइनस 5 × 5/2 होल स्क्वायर। अब देखिए 125/2 माइनस 125/4, तो एलसीएम लेने पे 4 आ जाएगा, राइट, तो एलसीएम लेने पे 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 - 125, तो फाइनली 125/4 इज द आंसर, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को गलत हुआ होगा, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर थ्रोइंग द बॉल अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड बॉल टेक टू रीच एट द हाइट ऑफ 30 मीटर। देखो 30 मीटर की हाइट के लिए कितना, तो h की वैल्यू 30 रिप्लेस कर देते आप, कुछ भी नहीं था इसमें, h की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी थी 30, यहां भी कई लोगों ने गलती की होगी। 30 = 25t - 5t²। अब पहले इस इक्वेशन को 5 से पूरा डिवाइड कर देते, तो 6 = 5t - t²। अब सारी वैल्यूज को उधर रिप्लेस कर देते हैं, तो t² - 5t + 6
तो यहां से t की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो t की वैल्यू दो फैक्टर आ जाएंगे, एक आ जाएगा t-3 और एक t-2। ठीक है, तो यहां से हम देखें तो t की वैल्यू 2 और 3 और 2, दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास में। कितनी वैल्यूज आ रही है? दो। एक तो 3 आ रही है और एक 2 आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है। तो पुट करके देख लो, जब आप पुट करते हो यहाँ पे 25 इंटू 3 कितना होता है? 75। 75 और यहाँ पे कितना हो गया? 9 5 जो 45, तो 30 हो गया। और दूसरी वैल्यू मेरे पास 2 भी आ रही है, 50 माइनस 4 इंटू 5 20। तो दो वैल्यूज है यहाँ पे, t की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो दो वैल्यूज होंगी अपने पास। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर से वही 20 रख दिया हमने, 25t, सेम पार्टी है, सेम पार्ट है बेटा, बिल्कुल सेम पार्टी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें भी। 20 इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, इसको भी 5 से डिवाइड कर दे तो 4 5t माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें दो वैल्यूज आ जाएंगी, t-1 और t-4, मतलब t की वैल्यू दो आ गई, एक तो t की वैल्यू 1 और एक 4, तो दोनों वैल्यूज पे 20 मीटर हाइट होगी। तो आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सेट 1 और 3 की आंसर की भी लाएंगे, स्टैंडर्ड की, अजमेर रीजन की और बेसिक की भी हम ट्राई करेंगे। अगर हमारे पास आंसर की अवेलेबल होती है तो हम उसको भी अपलोड करेंगे। और हाँ, जल्द ही हम हमारे कोर्सेज के साथ, मतलब यहाँ पे आपकी 8 to 12 क्लासेस के साथ आपके सामने फिर से लेके आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव वीडियोस, तो उसे देखना ना भूलें। और हाँ, मैथ नर्ड है तो अब कोई टेंशन नहीं हमें। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।